हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वेटिंग 5 मिनट्स। जो अच्छे से वेट कर रहे थे, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लाइक क्या है, एप्रिसिएशन है। मेरे खुद के स्टूडेंट्स 30+ हैं और मैं देखता हूँ लाइक्स 30 भी नहीं हो पाते। कोई नहीं, टेस्ट लूंगा अभी, आपको पता है ना। नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आपका टेस्ट है इस चैप्टर का, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लो। पढ़ते हैं आज की क्लास के लिए। तो लास्ट क्लास हमने यहीं से छोड़ी थी, मैथड से। हमने हालांकि मैथड समझ लिया था, तो मैथड हमने समझ लिया था, लेकिन मैं दोबारा से आपको समझाना चाहूंगा। इससे पहले हमने प्रोसीजर्स, पॉलिसीज, स्ट्रेटेजी, ऑब्जेक्टिव। लास्ट क्लास हमारी ऑब्जेक्टिव से शुरू हुई थी, स्ट्रेटेजी पढ़ा हमने, पॉलिसी पढ़ा, फिर हमने उसका रिलेशनशिप पढ़ा स्ट्रेटेजी और पॉलिसी का, फिर प्रोसीजर पढ़ा, फिर उसका रिलेशनशिप पढ़ा पॉलिसी और प्रोसीजर का, फिर हमने मैथड पढ़ा। मैथड मतलब बहुत ही सिंपल। अगर मान लीजिए मैं काम करने के लिए एक ऐसा मेथड यूज कर रहा हूँ जिससे लेबर की एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है, और दूसरा टाइम सेव हो रहा है, मनी सेव हो रहा है, एफर्ट सेव हो रहा है, तो क्यों ना उस मेथड को यूज किया जाए। तो एज सिंपल एज यहाँ पर वही चीज बात कही है, पढ़कर बताता हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनिए। Method is prescribed way or manner in which a task has to be performed taking into consideration the objective of the organization। बिल्कुल, मेथड ऐसा होना चाहिए या मेथड आपने प्रिस्क्राइब किया होगा, वो मेथड जिससे टास्क को परफॉर्म किया जाएगा और जिससे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किया जाएगा। इट डील्स, तो क्या लिखा है, ध्यान से देखेंगे। इट डील्स विद अ टास्क comprising of one step of procedure and specifies how this step is to be performed। ये मेथड बताएगा। और मेथड से क्या होता है कि सिलेक्शन ऑफ राइट मेथड सेव टाइम, मनी, एफर्ट और इंक्रीज करता है लेबर्स की एफिशिएंसी। और ये प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से मेथड को यूज कर रहे हैं जिससे आप ये सब कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ कहाँ आपके काम आता है। ये आप लास्ट वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर बहुत आपको समझ आ जाएगा। मैंने मेथड आपको इसलिए समझाया क्योंकि जो अगला स्टेप है मेथड के बाद, वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एंड मेथड। प्रोसीजर एंड मेथड। अब देखो, अगर मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्लान बना और उस प्लान पर काम हुआ है, और यही नहीं पता है कि वो प्लान को परफॉर्म कौन करेगा, किस टाइम पर और किस सिचुएशन के अंदर, तो उसका मतलब वो प्लान जनरल है। लेकिन अगर वर्क को डिवाइड कर दिया गया है सही तरीके से कि आप किसको कौन सा काम करना है, तो वो स्पेशलाइज टास्क हो गया ना। तो देखिए यहाँ पे, एनी वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्पेशलाइज्ड टास्क। बांट दिया जाएगा कि आपको ये करना है। Procedure detail the exact manner in which any work is to be performed, whereas a method provides the prescribed way। मेथड क्या करेगा, आपको एक रास्ता दिखाएगा कि आप इस काम को ऐसे कर सकते हैं और उस काम को ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपको डिस्टेंस ए से डिस्टेंस बी में जाना है, और डिस्टेंस ए से डिस्टेंस बी में जाने के लिए आप सबसे शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे ना, सबसे शॉर्टकट रास्ता यूज करेंगे। तो वही चीज सेम यहाँ पे है कि अगर जो आपको टास्क मिला है, उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए प्रिस्क्राइब्ड वे होगा, एक मेथड होगा जो बनाया जाता है। आगे देखेंगे, इट डील्स विद a task comprising of one step of a procedure and specifies how this step is to be performed। उसमें लिखा होगा कि ये स्टेप को कैसे परफॉर्म किया जाएगा। ये यहाँ पर डिफरेंस था प्रोसीजर और मेथड का। बहुत सिंपल था, कुछ इसमें कुछ खास था नहीं, क्योंकि चैप्टर बिल्कुल अंतिम में है। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे रूल्स। अब रूल्स क्या होते हैं, देख, रूल्स को अगर डिफाइन किया गया, रूल्स यू शैल, यू विल, यू मस्ट, मतलब ध्यान से समझिए रूल्स क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपको पता होगा कि हम पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग नहीं कर सकते, तो ये रूल है। आप ऑफिस, अगर आपका ऑफिस 10 बजे का है, तो आप 10:15 के बाद आपका हाफ डे लगा दिया जाएगा। रूल है, आपका हाफ डे हो जाएगा, आपको 10:15 से पहले आना है। ठीक है, ध्यान से, मतलब कि या तो फिर ऑफिस में कहा जाता है कि अगर आपकी छुट्टी 6 बजे हो रही है, तो आपको अपने काम का परफॉर्मेंस, जो आपने परफॉर्मिंग रिपोर्ट बनाई है, जो भी आपकी रिपोर्टिंग हो रही है, वो 5 बजे होगी। तो ये सारे रूल्स बने हुए हैं।
और जो रूल्स होते हैं ना वो फ्लेक्सिबल नहीं होते। ये नहीं होता कि सबके लिए इसके लिए अलग होगा उसके लिए अलग होगा, रूल सबके लिए सेम होते हैं। आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो वहां पर जो रूल्स हैं वो सबके लिए सेम है, सारे स्टूडेंट्स के लिए सेम है कि वो सुबह इतने बच्चे आएंगे, इस ड्रेस में आएंगे, और ये सारी चीजें उनकी प्रिस्क्राइब्ड है, पहले से ये रूल्स बने हुए हैं और ये जनरली होते हैं, ये कहीं फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते। और अगर आप इन्हें फॉलो नहीं करते हैं, अगर इसका वायलेशन करते हैं तो आपको पेनल्टी भी लग सकती है। पेनल्टी फॉर वायलेशन, जैसे फॉर एग्जांपल कई स्कूल बताते हैं कि अगर वो लगातार छुट्टी करते हैं, अगर उनका कोई स्टूडेंट लगातार छुट्टी करता है 2 दिन, तो उस पर पेनल्टी है 200 रुपये। तो ये रूल्स के अंदर पार्ट आ गया और ये सब पे एप्लीकेबल है, कोई फ्लेक्सिबल नहीं है, ये फिक्स है, मतलब सबको सेम ट्रीट किया जाएगा। पढ़ लेते हैं बुक क्या कह रही है। A rule is a specific statement that specifies clearly what is to be done or not to be done. It is a guide to behavior. ठीक है, इट इज अ गाइड टू बिहेवियर, कि आप एक रूल बना हुआ है कि आपको ऐसे ही काम करना है और ऐसे ही करेंगे क्योंकि आपका रूल बना हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल नो स्मोकिंग इन ऑफिस प्रीमिसेस, आप ऑफिस के अंदर स्मोक नहीं कर सकते। रिपोर्टिंग फॉर वर्क एट अ पर्टिकुलर टाइम, आपको रिपोर्टिंग का जो एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया होगा उसी टाइम पे आपको अपनी रिपोर्टिंग करनी है। अगला पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया था कि रूल डज नॉट अलाउ फॉर एनी फ्लेक्सिबिलिटी, रूल सबके लिए सेम होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता कि पर्सन को देखकर रूल चेंज हो जाए। और डिस्क्रिप्शन एंड प्रिस्क्राइब अ पेनल्टी फॉर वायलेशन, अगर कोई वायलेशन को, अगर कोई अगर कोई रूल्स को वायलेट करता है, मतलब कि उल्लंघन करता है, तो उसको फाइन लगेगा। अगला, रूल्स आर यूजुअली द सिंपलेस्ट type of plan because there is no compromise or change unless a policy decision is taken. तो बिल्कुल सिंपल है रूल, बहुत ही सिंपल वे में क्या होता है कि एक प्लान होता है जिसमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते ना उसे चेंज करते हो, आप सिंपल उस पर टिके रहते हो क्योंकि आपकी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वो पॉलिसी भी होती है और पॉलिसी डिसीजन जिस तरह से लिया जाएगा उस हिसाब से उसका रूल बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रूल खत्म हो गया, अब देखिए मैं आपको एक रूल से समझाता हूँ। जैसे कि पीएनएल अकाउंट है, पीएनएल अकाउंट आपको पता है नॉमिनल अकाउंट होता है, आपको पता है प्रॉफिट दो होते हैं, एक रेवेन्यू प्रॉफिट एक कैपिटल प्रॉफिट। लेकिन पीएनएल के अंदर रेवेन्यू प्रॉफिट आता है, मतलब वो प्रॉफिट जो उस साल का होता है, ठीक है, वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट। इसी तरह उसमें वही एक्सपेंस आता है जो उस साल का होता है, वेदर इट इज पेड और नॉट। तो ये क्या है, ये रूल्स है ना, रूल्स है कि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, रूल्स है ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट, रूल। तो ये सारे रूल है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फॉर्मेट बना हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये है कैश बजट। अब कैश बजट क्या होता है कि बजट बना रहे हैं, बजट में आपको पता है सारी एस्टिमेशन होती है एक्सपेंसेस की और कहाँ से पैसा आ रहा है, मतलब कि रिसिप्ट्स की। तो देखिए ओपनिंग बैलेंस होगा कैश का और बजट है तो मतलब फ्यूचरिस्टिक है, तो हम बना रहे हैं कैश बजट। और देखिए ध्यान से ओपनिंग है, रिसिप्ट्स दिए आपको, पैसा कहाँ कहाँ से आएगा, कैश सेल हुई होगी या डेटर से पैसा आ रहा होगा या शेयर से आ रहा होगा, लोन रिसीव हो रहा होगा, या फिर हमने कोई फिक्स कैपिटल एसेट बेच दी होगी, या फिर हमें कोई अदर रिसिप्ट्स मिली होगी। सॉरी, पेमेंट के अंदर क्या होगा, हमने कोई कैश परचेज कर लिया होगा, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया होगा, सैलरी वेजेस दे दिए होंगे, इंटरेस्ट पेबल जो था वो पेड कर दिया होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक मशीन परचेज कर ली, रेंट लोन को रीपेड कर दिया, टैक्सेस पे कर दिए, डिविडेंड पे कर दिया। ये सारे खर्चे होना हो, ये हमारे सारे वो हैं जो हमें पे करने थे, हमने पे कर दिया, मतलब कैश आउटफ्लो हो गया, ऊपर वाले में कैश इनफ्लो था, आखिरी में क्लोजिंग स्टॉक हो गया। देखो नीचे कुछ रूल्स हैं, नोट नंबर 1 पढ़े अगर आप इसका ध्यान से पढ़े तो नोट नंबर 1 में कह रहा है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट रिलेटेड टू बजट पीरियड ओनली आर कैलकुलेट, मतलब इसके अंदर रिसिप्ट्स और पेमेंट आएंगे, मतलब इट इज पेड और इट इज रिसीव्ड मैटर करता है। यहाँ पीएनएल के अकाउंट की तरह नहीं है कि वेदर इट इज रिसीव्ड और पेड, मतलब कि पे हुआ हो या ना हुआ हो वो आता है पीएनएल के अंदर, रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो तब भी वो आता है। लेकिन कैश बजट कहता है कि यहाँ पे तभी आएगा जब वो पेड हुआ है, तभी आएगा जब वो रिसीव हुआ है। इसका मतलब अगला टॉपिक हमारा क्या है, बजट। बजट बजट नाम सुनते ही फ्यूचरिस्टिक होता है, बजट एक प्लानिंग का पार्ट है। इसका मतलब फ्यूचर में हमें जो चीज चाहिए उसके लिए हम बजट बनाते हैं।
और वो बजट नंबरी फॉर्म में होता है, मतलब कि नंबर की फॉर्म में होता है, न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। अब वो क्या हो सकता है, इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, बहुत सिंपल है, खत्म हो जाएगा यहीं पर। ए बजट is a statement of expected result for a given future period expressed in numerical terms like sales budget, cash budget। बिल्कुल बजट बनाया फ्यूचर के लिए कि हम चाहते हैं इतना परसेंट ये होगा, नंबर के फॉर्म में 2 लाख की सेल को 2.5 लाख करना चाहते हैं, नंबर बढ़ाना चाहते हैं अपने। इसी तरह कैश बजट है, कितना ज्यादा हमारे पास कैश अवेलेबल होगा। ए बजट इज अ प्लान which quantified future facts and figures। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप बजट अपने पास परफॉर्मेंस को देखकर बजट को बनाते हैं फ्यूचरिस्टिक के लिए, बहुत सिंपल सी चीज है। A budget is a statement of expenses, revenue and income for a specified period। अगर आप अगले साल का बजट बनाना चाहते हो तो वहां के एक्सपेंडिचर्स और रिसिप्ट्स, मतलब जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स थे, टोटल रिसिप्ट्स होते हैं, उनको क्या करेंगे आप एक स्टेटमेंट के अंदर डालेंगे और देखेंगे कि क्या आपका रिजल्ट आता है। Budget is a control device from which deviation can be taken care of। मतलब बजट एक कंट्रोल डिवाइस है, क्यों? क्योंकि आपको पता है, आप देखिए, मान लीजिए आपकी जेब में 1,000 रुपए हैं और आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। जब भी आपको शॉपिंग पर कोई भी चीज दिखाई देगा, आपको पहले से या घर से आए थे कि मेरा बजट 1,000 रुपए का है, मैं इससे ऊपर जा ही नहीं सकता, तो आपके हाथ में एक कंट्रोल है कि आप इससे ज्यादा खर्च कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास पहले ही लिमिटेशन है और वो लिमिटेशन आप शुरू से लगा के आए थे फ्यूचर के लिए, वो बजट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंस बजट इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग, फ्यूचरिस्टिक फोरकास्टिंग, आने वाले समय के लिए, देयरफॉर इट क्लियरली कम्स अंडर प्लानिंग। क्योंकि फ्यूचरिस्टिक है, आने वाले समय के लिए, इसलिए वो प्लानिंग के अंदर आता है। और इट इज अ फंडामेंटल प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट। द वर्ड हाईलाइट करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। इट इज अ फंडामेंटल प्लानिंग इंस्ट्रूमेंट। बहुत ही जल्दी जल्दी मैंने पढ़ाया और रीजन भी ये है क्योंकि बहुत आसान टॉपिक था, इस पर हम टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते, बस इसे पढ़ते चले जाएंगे, एक बार नजर मारते हुए चले जाएंगे पेपर में, क्योंकि हमें समझना है कि बहुत सिंपल टर्म्स हैं। बजट, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, मेथड्स, ये बहुत इजी है। आपने जो टफ था वो पहली और सेकंड और थर्ड क्लास में अपने कंप्लीट कर लिया बहुत अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम सेम चीज है। देखिए आप समझिए, अब आगे पढ़ते जाते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करना बनता नहीं। प्रोग्राम आर डिटेल्ड स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट which outlines the objective, policy, procedures, rules, human and physical resources are required and the budget to implement any course of action। मान लीजिए 3 दिन बाद आपके स्कूल में एनुअल प्रोग्राम, उस एनुअल प्रोग्राम के लिए 3 दिन बाद, मतलब फ्यूचरिस्टिक है, इसका मतलब आप उस 3 दिन के लिए सारी चीजें जो प्लान की होंगी आपने, मतलब ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी बनाए होंगे, प्रोसीजर्स बनाए होंगे, रूल्स बनाए होंगे कि बच्चे कहाँ बैठेंगे, ह्यूमन आपको लोग चाहिए हैंडल करने के लिए, फिजिकल रिसोर्सेज चाहिए चेकिंग के लिए, रिक्वायरमेंट, तो बजट उस हिसाब से तय होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो ध्यान से, प्रोग्राम में लिखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ शॉपिंग मॉल ओपनिंग अ न्यू डिपार्टमेंट। बिल्कुल सही है। या तो हम कंस्ट्रक्शन के लिए कर रहे हैं, हमने क्या करा है, प्रोग्राम बनाया, मतलब एक एक हमने सोचा है कि अब 3 साल तक हमें ये कंस्ट्रक्शन का काम करना है, या फिर कोई नया डिपार्टमेंट खुला है उसे ओपन करना है, तो प्रोग्राम होगा। जैसे मैंने आपको कहा आपके स्कूल में एनुअल प्रोग्राम होगा। प्रोग्राम विल इंक्लूड द एंटायर, जो भी एंटायर सारी एक्टिविटी आती है प्लानिंग के अंदर, वो सारी इसके अंदर आएंगी, एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी आती है और पूरा बिजनेस का प्लान झुका जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो मान लीजिए अगर कोई कंपनी वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना रही है, वो मॉल में ना अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना चाहती है, तो वहाँ पे उनका प्रोग्राम है और वो उस प्रोग्राम को अच्छे से चीजें करना चाहती हैं, और वो जब वो अच्छे से कर पाएंगी तभी उनका जो एक्चुअल में उन्हें आउटपुट चाहिए वो उन्हें मिल पाएगा। The minutes details are worked out and the procedures rules budget within a broad policy framework। बिल्कुल वही लास्ट हर चीज में बोला जा रहा है कि आपको हर चीज का ख्याल रखना पड़ेगा जिस तरह से चीजें बनी हुई है। कुछ ज्यादा पॉइंट खानी पढ़ लेना आराम से, मैं इन छोटी चीजों पर ध्यान ज्यादा दे नहीं रहा क्योंकि मुझे पता है
कि केस स्टडी आगे से आना है जनरली, ठीक है। और यहाँ आपका चैप्टर खत्म है, यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम ऑफलाइन क्लासेस में करेंगे। आप नेक्स्ट वीक जो हमारी क्लास होगी उस क्लास के अंदर आप मुझे डाउट लाएंगे, और अगली नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक होगा वहाँ उस समय आपका टेस्ट होगा। तो थैंक यू सो मच, एंड लाइक कर देना वीडियो को, बहुत ज़रूरी है वो। और चलते हैं, बाय बाय गाइस, मिलते हैं क्लास में।